आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 16वां भाग लेकर आ रहे हैं। यह आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप पीडीएफ पा सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए सही उत्तर है आनंद मठ से। देखिए, ये जो वंदे मातरम है ये सबसे पहले आनंद मठ से लिया गया है। और ये जो आनंद मठ है इसकी रचना कौन किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मतलब कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसके रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने इसको कब लिखा था ये भी पूछा जाता है, तो 1882 में। देखिए, ये सारे डिटेल्स आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को मतलब कि लास्ट तक देखिए। तो इसके लिए जो ये आनंद मठ था ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में, और उसी में से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसके अलावा हमारा एक राष्ट्रीय गान भी है। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, तो जन गण मन। ये एक तिरंगा गीत भी इसको कभी कभी बोलते हैं। तो जो ये राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसकी रचना किसने की थी ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये किया गया था गुरुदेव के द्वारा। गुरुदेव कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने इसको कब सबसे पहले गाया था, तो ये गाया गया था 27 दिसंबर, एग्जैक्ट डेट आपको बता दे रहे हैं, 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में। ये क्वेश्चन अगर इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपके यूपीपीएससी के पेपर में ही पूछा जा सकता है, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले वहाँ पे गाया गया था, और ये एक बार प्रकाशित भी हुआ था 1912 में। और इसका जो शीर्षक था ये था भारत विधाता। भारत विधाता के नाम से ये प्रकाशित भी हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है और उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय गान मतलब कि जनगण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसको हम गाते हैं कितने सेकंड में, आप बताइए। और ये जो है वंदे मातरम, इसको हम गाते हैं 65 सेकंड में। 65 सेकंड में। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि जनगण मन हम कितने समय में गाते हैं, यह आपके लिए क्वेश्चन होगा। और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो यह है शक संवत पर आधारित। जो हमारा मतलब कि सरकारी पंचांग है उसकी बात की गई है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। वास्तुविद मतलब कि रचनाकार होता है, तो ये था एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस एक अंग्रेज था। और आप देखेंगे कि आज भी जो दिल्ली का रिहायशी इलाका है, रिहायशी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे सचिवालय है, जहाँ पे मंत्री लोग रहते हैं, जहाँ पे संसद भवन है, या फिर इस तरह का जो भी है, उसको हम लुटियंस जोन बोलते हैं। आज भी बोला जाता है लुटियंस जोन। तो ये एडवर्ड लुटियंस के द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो ये इन्होंने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके परीक्षा में। अगर इसमें से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था जबलपुर में। इसको त्रिपुरी भी बोलते हैं, त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी। तो पूछा जाता है कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस थे ये निर्वाचित हो गए थे, लेकिन इनका जो निर्वाचन था गांधी जी ने उसको नहीं माना। और गांधी जी के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद उन्होंने अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो भी अंतरिम कैबिनेट थी इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि वही उस समय पीएम बने। देखिए, 1946 से लेकर के मतलब जब से संविधान बनाना शुरू कर दिया गया, 1946 में 9 दिसंबर से संविधान सभा काम करना शुरू कर दी। यहाँ पे 1950 तक
एक अंतरिम गवर्नमेंट रही। अंतरिम गवर्नमेंट का मतलब कि बस एक सरकार थी और वो कुछ कानून थे उस पर काम कर रही थी और उस समय संविधान बनाया जा रहा था। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो अंतरिम गवर्नमेंट थी और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यही प्रधानमंत्री थे। अगला है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो ये थे सूर्यसेन। वहाँ पे जो एक लूट की गई थी चिटगांव में, जो कि बांग्लादेश में है, तो वहाँ पे इसके हेड थे, इसके मतलब कि हीरो थे सूर्यसेन। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। इसके अलावा और भी कई आंदोलन हैं जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य है भूदान आंदोलन। इसके साथ साथ चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में चलाया गया। आगे बढ़ते हैं तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कब? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। और किसने गोली चलाने का आदेश दिया? तो जनरल डायर ने। जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं हम आपको बता देंगे। जनरल डायर ने। और ये जनरल डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा। कहाँ पे मारा? तो लंदन में जाके मारे। जब जनरल डायर लंदन चले गए थे तो वहाँ पे उधम सिंह गए और इसको गोली मार दिया। जनरल डायर का काम खत्म हो गया। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज क्या था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। क्योंकि देखिए जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो वहाँ पे वो उनका ये प्रयास था कि भारत का बंटवारा ना हो। हालांकि अंग्रेज तो शुरू से ही बंटवारा के पक्ष में थे, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी उसने साफ कह दिया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं मिला तो यहाँ पे खून खराबा होता रहेगा। उसे देखते हुए अब इसे बांट देने में ही भलाई देखी गई और ये बांटने का काम मिला था लॉर्ड माउंटबेटन को। इसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसको हम रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ सीमा रेखा। किसी भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों की उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिल गया। तो ये था सुभाष चंद्र बोस कहे थे। और इन्होंने जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध चल रहा था तो इन्होंने कहा कि मतलब कि ये एक ऐसा मौका है कि अगर हम जर्मनी और जापान के साथ मिल जाते हैं तो ब्रिटेन से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और ये जर्मनी और जापान वाला युद्ध कब हो रहा था? तो ये दूसरे विश्व युद्ध की बात की जा रही है, सेकेंड वर्ल्ड वार। आप देखेंगे कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला और इसमें सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर हम जर्मनी और जापान का सपोर्ट करते हैं तो अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगला है कि जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो वहाँ पे किचलू थे और सतपाल थे। इनको बंदी बना लिया गया था और इन्हीं के बंदी बनाने के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे, निहत्थे थे और उनको घेर करके उन पे गोली चला दी गई। देखिए आपको बता दें कि ये जो इन लोगों की गिरफ्तारी थी ये रॉलेट एक्ट के तहत की गई थी। रॉलेट एक्ट के तहत। रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि इसमें ये कहा गया था कि 3 महीने तक बिना किसी मतलब कि कोर्ट में पेश किए आपको 3 महीने जेल में रखा जा सकता है। तो ये था रॉलेट एक्ट और गांधी जी ने इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून। तो इसी काला कानून के तहत इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इनकी गिरफ्तारी को मतलब कि विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए जिसपे जनरल डायर ने गोली चलवा दिया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो ये है बांकीपुर जेल और ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिनको कि हम देश रत्न कहते हैं। और देश रत्न मतलब कि यही हमारे प्रेसिडेंट बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि ये कहाँ से थे? तो बिहार से थे। और 1917 का जो चंपारण आंदोलन था गांधी जी का उसमें गांधी जी के ये साथ थे। 1942 में बांकीपुर जेल में बंद थे और जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इनकी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये था 9 अगस्त 1942 और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। यानी कि आप कह सकते कि मरो या मारो वाली नौबत थी। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ।
तो इसका मुख्य मांग ये थी कि जो लगान बढ़ा हुआ था, जो नया टैक्स लगा दिया गया था, पहले टैक्स कम था, बाद में टैक्स को बढ़ा दिया गया, तो इसी का विरोध किया जा रहा था। और आप देखेंगे कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनकी की स्टैचू लगी है गुजरात में सबसे ऊंची, इनको ये सरदार की जो उपाधि मिली, ये बारदोली की महिलाएं दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो ये दिया गया था बारदोली की महिलाओं के द्वारा। और बारदोली की महिलाएं ने ही उनको पहली बार सरदार कहा, क्योंकि जो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था उसमें वो जो टैक्स बढ़ा था उसका विरोध कर रहे थे। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट के प्रारूपण मतलब कि ड्राफ्टिंग डोमिनियन स्टेट का प्रथम प्रयास किस प्रक्रिया में किया गया था, तो ये था माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या होता है, तो ये आता है 1919 में। देखिए 2 रिफॉर्म आते हैं और दोनों पूछे जाते हैं, माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और एक है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब कि सुधार, तो ये आया था 1909 में और माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में। तो जो 1919 में आया माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें अब ये था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब होता है, तो डोमिनियन स्टेट का मतलब कि देखिए, अगर ये पूरा भारत है तो इसमें जो छोटे छोटे बटे हुए हैं, इनमें जो हेड बना दिया जाएगा इंडियन को दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पे इलेक्शन करके अपने हिसाब से हेड बन जाइए। लेकिन इसके ऊपर एक पद बनाया जाएगा और इसका जो मेन होगा वो ब्रिटेन होगा। मतलब कि आप हमारे अंडर में हेड रहेंगे, आप मतलब कि मुख्य नहीं रहेंगे। तो ये था डोमिनियन स्टेट। और पूरे जब अंग्रेजों ने देखा कि इनकी मांग बढ़ रही है तो इनका ये प्रयास था कि डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए। और 1919 में प्रयास भी किया गया। प्रयास करने का मतलब कि यहाँ पे एक डायरकी लाया गया। डायरकी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे डायरकी का मतलब ये है कि डायरकी में क्या था कि मान के चलिए पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब ये कि जैसे कि मंत्रालय का बंटवारा, जैसे जो स्वास्थ्य मंत्रालय था इसको इंडियन को दे दिया गया, इसके मंत्री इंडियन बना दिए गए। इसके अलावा जो टैक्स वाला मामला था ये अंग्रेज हो गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया यहाँ पे कि जो भी ऐसे मामले थे जो कि मतलब कि लोगों से रिलेटेड थे, जैसे कि पेट्रोल का दाम बढ़ना, सब्जियों के दाम बढ़ना, मेडिकल, उस समय आपने सुना होगा हैजा प्लेग बहुत आते थे। जब हैजा या प्लेग आता था तो मतलब कि गांव के गांव साफ हो जाते थे। एक बार किसी गांव में एक व्यक्ति की डेथ हुई तो समझिए कि 10 दिन में वो पूरा गांव खत्म। तो वहाँ पे स्वास्थ्य एकदम व्यवस्था चरमराई हुई थी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर जो पेट्रोल या फिर इस तरह के जो भी थे सबके मिनिस्टर बनाए जाते थे इंडियन को। अब इससे क्या होता था कि कहीं पर भी कोई तबाही हुई तो अंग्रेज कहते थे कि इसके मंत्री तो आपके भारतीय ही हैं, जाकर उनसे बात करिए। और जो पैसे वाले मामले थे, टैक्स लेना है, टैक्स बढ़ाना है, ये सब काम अंग्रेज खुद करते थे। तो ये था डायरकी। अगला है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो ये रहे 21 वर्ष। और ये दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे, तो वहाँ पे वकालत करने के लिए गए थे। और ये कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को। कल के वीडियो में हमने पूछा था कि इनके माता का नाम, और कई लोगों ने सही कमेंट करके बताया भी है। तो आज के इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है कि कमेंट करके बताइए इनके पिता का क्या नाम था। बेहद आसान क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता का क्या नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो 1924 में इन्होंने एक बार अध्यक्ष बने थे बेलगांव में। बेलगाम या फिर बेलगांव लिखता है। इसके अलावा गांधी जी कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस के सदस्य ये कई बार रहे, लेकिन ये जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो उस समय ये कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन ये कलकत्ता में थे। कौन क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेजों के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए ये क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में भी ये आया था। और क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था, आप देखेंगे कि ये 1942 का मतलब क्या, 1939 से लेकर 1945 के बीच में आएगा ना। यहाँ पे ये सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे ये जो विश्व युद्ध हो रहा था इसमें जापान, जर्मनी, ये 2-3 देश एक तरफ थे और एक तरफ थे इंग्लैंड, और इस तरह के जो इंग्लैंड के मित्र देश थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि शुरुआती में जर्मनी और जापान जीत रहे थे, मतलब कि एक पक्ष जीत रहा था। और ये इंग्लैंड को ये लग रहा था कि अगर भारत के लोग पूरी तरह हमारा साथ दे दें
भारत के लोग अगर सेना में भर्ती होना शुरू हो जाएं तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत है, यहाँ से हमको बहुत सैनिक मिल जाएंगे और हम हो सके कि युद्ध जीत जाएं, क्योंकि उस समय का मतलब उतना खतरनाक युद्ध नहीं होता था। हालांकि परमाणु बम पहली बार इसी विश्व युद्ध में गिराए गए। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने भारत में भेजा एक क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में ये था कि भैया जाओ वहाँ बात करो और कहो कि आप हमारे सेना में भर्ती होने के अपने लोगों को कहिए, और जब हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब कि फिर से वही, आप नीचे वाले पदों पर रहना, हम आपके ऊपर रहेंगे। तो इसको गांधी जी ने एकदम मना कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि यह ऐसे बैंक का चेक है जो कि बैंक खुद गिर रहा है, और वहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। लगभग 20,000 से अधिक लोगों को मार दिया गया। अगला है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया गया था रहमत अली चौधरी के द्वारा, और इसको मुस्लिम लीग ने ले लिया और मुस्लिम लीग अंत तक इसका मांग करती रही और अंततः उसको 1947 में सफलता मिल ही गई। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पाने के लिए अंगीकृत किया गया था, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। देखिए होता क्या है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसका एक अधिवेशन हुआ था 1927 में, और 1927 में ही साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के भारत आने पर 1927 में एक मतलब कि कुछ मांग की गई थी अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने इस मांग को पूरी तरह मना कर दिया। इससे गुस्सा होकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी लाहौर में एक सेशन करती है 1929 में, और 1929 में ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई, और वहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई कि अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, टोटल हम खुद राजा रहेंगे और हम खुद प्रजा रहेंगे। तो ये मांग की गई थी सबसे पहले 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू हेड थे। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 1946 में बनी अंतरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये थे खाद्य और कृषि मंत्री। बाद में ये राष्ट्रपति बना दिए गए 1950 में। तो आशा है कि आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, 4 अप्रैल 1919 को। और आप देखेंगे कि इसके बस 9 दिन बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। रौलट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रौलट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई को संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निपटाना। मतलब कि 3 महीने तक आपको बंदी बनाया रखा जाएगा, 3 महीने के बाद या तो आपको छोड़ सकते हैं या तो आपको हम कोर्ट में पेश करेंगे। 3 महीने बिना कोर्ट में पेश किए हम आपको बंदी बना के रखेंगे, किसी को भी शक के आधार पे। गांधी जी ने इसी को काला कानून कहा था। इसे कहा जाता है ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला मतलब कि एक्ट। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। तो ये था केसरे हिंद। जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी कई कारनामे कर चुके थे वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में अच्छे। तो जब गांधी जी भारत आए तो इनका मतलब कि बहुत स्वागत हुआ। 5 जनवरी 1915 में आए तो इनका बहुत स्वागत हुआ इंडिया में। अंग्रेज़ों ने इनका स्वागत किया और अंग्रेज़ों ने इनको कई उपाधि दी, केसरे हिंद। और इनको उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि भाई ये हो सके हमारे से मिल जाए। तो ये जो उपाधि मिली थी गांधी जी को, जो ये 1919 में कांड हुआ 13 अप्रैल को, उसके बाद गांधी जी ने ये उपाधि छोड़ दी। नाम था केसरे हिंद। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ एक मील का पत्थर था। इसमें क्या हुआ? तो जो योजना आयोग आप देखते हैं उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, और ये हुआ था 1938 में। कहाँ पे? तो हरिपुरा में। रौलट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो जो भी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलाप हो रहे थे उनमें कमी लाने के लिए, क्योंकि पुलिस को अधिकार दिया गया 3 महीने का, तो किसी भी व्यक्ति को जो भी क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहा है उसको उठा के 3 महीने जेल में रख देगा। अगला है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी? तो ये थे लाला लाजपत राय। इनको मतलब कि पुलिस लाठीचार्ज में इनको मार दिया गया था।
तो ये कब मारा गया इनको? तो ये जब साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, उसी का ये विरोध कर रहे थे और पुलिस लाठीचार्ज में इनको मतलब कि मार दिया गया। साइमन कमीशन का कई बार पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जाता था, क्यों किया गया साइमन कमीशन का विरोध? इससे पहले तो कई कमीशन थे जिनका विरोध नहीं हुआ। तो साइमन कमीशन का विरोध होने का कारण ये था कि इसमें एक भी व्यक्ति इंडियन नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो इसी के लिए इसका विरोध हुआ और उसी में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला है कि किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर अभी उभरी थी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ये था रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट से ही सब कहानी है। रॉलट एक्ट हुआ, सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी हुई, लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जनरल डायर ने गोली चलवा दी। अगला है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है बीपी मेनन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ये किया था इन्होंने 12 मार्च 1930 को। कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने कितने किलोमीटर की यात्रा तय की थी? तो 240 किलोमीटर। और देखिए यहाँ पे जो अंग्रेज थे उन्होंने नमक पे टैक्स लगा दिया था और उसी का विरोध करने के लिए इन्होंने दांडी यात्रा की। और आप देखेंगे कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन भी चल रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ये खत्म कर दिया गया गांधी इरविन समझौता के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट बने। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो ये थे भी राम अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब इसका नाम राउंड टेबल इसलिए था कि ये गोल मेज था, उसके चारों ओर लोग बैठते थे, इसीलिए इसको गोल मेज सम्मेलन कहा गया। और देखिए अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से भाग लिया गया था गांधी जी के द्वारा। हालांकि जब वहाँ पे अलग निर्वाचन की बात हुई तो गांधी जी उस सम्मेलन को भी छोड़ के इंडिया चले आए। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा, और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया। गांधी जी जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे, केवल दूसरे में भाग लिए। अगला है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो देखिए गांधी जी जो मतलब कि दूसरा हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी भाग लेने गए। वहाँ पे अम्बेडकर जी की मांग थी कि हमको मतलब जो दलित हैं उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। अलग प्रतिनिधित्व का मतलब ये कि अगर ये इंडिया है और इसमें अगर ये दलित को मिल गया तो यहाँ पे दलित इलेक्शन लड़ेगा, केवल दलित ही मतदान भी करेगा, मतलब कि हर कुछ दलित। यहाँ पे अगर गैर बिरादरी कोई है तो वो मतदान नहीं कर पाएगी, वो मतदान देना उसका काम नहीं बचेगा। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी चले आए इंडिया। यहाँ पे आए तो इनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया, पूना के यरवदा जेल में। जब इनको यहाँ पे जेल में बंद कर दिया गया तो होता ये है कि अब गांधी जी के साथ अम्बेडकर जी आते हैं 1932 में और एक समझौता करते हैं। तो ये समझौता गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो यहाँ पे ये समझौता होता है कि मतलब कि दलितों को अलग से निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो ये समझौता सीधे सीधे रिलेटेड है भारतीय दलित वर्ग से, और यहीं से एक शब्द आता है हरिजन का। हरिजन शब्द की शुरुआत गांधी जी ने की थी, और कब की थी? तो 1932 में पूना पैक्ट, इसको हम पूना पैक्ट भी बोलते हैं, उसके बाद। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1928 में तो ये की गई थी दिल्ली में। चलिए आपसे एक पूछ लेते हैं क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा तो कमेंट कर पाएंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ? आपको सन बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, मतलब कि यह किसने कहा था? ये कहा गया था पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को संविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो ये था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। जो इंडियन एक्ट था, ये जो 1892 में लाया गया था, इसमें
भारत की शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? तो ये किया गया है मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। और चलिए आप कमेंट करके बताइए कि ये जो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है ये कितना होता है। जो भारतीय तिरंगा है इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये आज के लिए आपका चौथा क्वेश्चन होगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। और ये बात है 1856-57 की, 55-56 की। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि जो लॉर्ड डलहौजी था और इसने एक नीति बनाया था जिसको हम हड़प नीति कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति बनाई गई थी। उसमें यह था कि जिस राजा का खुद का बेटा नहीं होगा वो किसी भी लड़के को गोद नहीं ले सकता है, और जिस राजा का अगर खुद का बेटा नहीं होगा उसके राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे। इसी को कहा गया हड़प नीति। तो कई बार पूछा जाता है कि हड़प नीति कौन लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी था। और इसी हड़प नीति के कारण जो 1857 की क्रांति थी ये थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि भले ही 1857 की क्रांति एक सैनिक क्रांति थी लेकिन इसमें बाद में राजा जुड़े, जैसे कि झांसी से लक्ष्मीबाई, और इसके अलावा लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, इस तरह जो भी लोग जुड़े सभी लोग मतलब कि गोद प्रथा जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी उससे प्रभावित थे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये आज की वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था। लाइफ डिवाइन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन, तो ये है अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1884 में बनाई गई, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अनुसार भारत की संविधान सभा बनाई गई। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में मिला, और ये मिला इनको गीतांजलि के लिए। और ये मिला था इनको किस फील्ड में? साहित्य में। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से जो 5 क्षेत्रों में तो 1901 से मिलना शुरू हुआ, लेकिन 6वां क्षेत्र में मिलना शुरू हुआ 1978 से, जो बाद में 1 साल बाद में दिया गया। अगला है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? तो ये था रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो ये था एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड बेकर और FS ग्राउसे। तो देखिए ये लुटियंस के नाम से हम जानते हैं, अभी ये वाला क्वेश्चन आया था शुरू में। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। और एनी बेसेंट ने 1916 में एक आंदोलन भी चलाया था, नाम था होम रूल आंदोलन। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। इस तरह के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।